सरदार हशमत खान, बरसों पहले जो आग तुमने मेरे घर में लगाई थी, आज वो तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। याद रखना, मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि एक ऐसे जुनून की है जो सब कुछ राख कर देगी। ये शायद खुद ही जल जाएगी। क्या एक मासूम लड़की के आंसू बरसों पुरानी नफरत की आग बुझा पाएंगे, या फिर इंजाम बहुत भयानक होगा। कमरे में फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। सरदार हशमत खान ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक बारी और रोबदार आवाज आई। सरदार हशमत खान, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। उसे ढूंढकर अपना वक्त जाया मत करना। हशमत खान के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो चीख कर बोले, कौन हो तू, और मेरी बेटी जर्निश कहाँ है? दूसरी तरफ से एक हंसी की आवाज आई। भूल के सरदार साहब, आवाज नहीं पहचानी? मैं जलाल, जलाल खान। बरसों पहले जो जुल्म तुमने किया था, आज उसका तवान तुम्हारी बेटी बढ़ेगी। हशमत खान ने बेबसी से कहा, नहीं जलाल खान, मेरी बेटी बेकसूर है। हमारा पुराना झगड़ा है, उसे बीच में मत लाओ। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जलाल की आवाज में मजीद सख्ती आ गई। हाथ तो मैंने भी जोड़े थे सरदार हशमत। मेरी बहन नूर भी तो बेकसूर थी ना। क्या तुमने उस पर रहम किया था? नहीं किया था ना। तो आज मैं तुम्हारी बेटी पर भी रहम नहीं करूंगा। हशमत खान ने रोते हुए बोला, नहीं जलाल, ये जुल्म मत करो। मैं जीते जी मर जाऊंगा। वो मेरी इकलौती औलाद है। जलाल ने इत्मीनान से जवाब दिया, मरने की इतनी क्या जल्दी है सरदार साहब? अभी तो तुम्हें अपनी बेटी को तरसते देखना है। अभी तो उसे बरसों पुराना हिसाब चुकाना है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम अपनी बेटी का हाल देखकर पल पल मरोगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपनी बहन के लिए आज भी रोता हूं। हशमत खान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। हशमत खान ने फोन वहीं पटक दिया और पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगे। वो जोर जोर से अपना सर दीवार से टकराने लगे, जैसे खुद को सजा देना चाहते हो। दूसरी जानिब एक नीम तरीक कमरे में जलाल खान कुर्सी पर बैठा सामने बंधी हुई लड़की को देख रहा था। जर्निश होश में आ रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सामने एक अजनबी मर्द को देखकर डर गई। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा रहे थे। वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। जलाल अपनी कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब गया। उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। जर्निश ने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जलाल उसके बिल्कुल करीब झुका और तंजिया लहजे में बोला, खुश आमदीद सरदार जादी। तुम्हारे बाप के गुनाहों के जहन्नुम में तुम्हारा इस्तकबाल है। जर्निश की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। हवेली के बड़े हॉल में कहराम मचा हुआ था। मुलाजमीन सर झुकाए खड़े थे और हशमत खान सर पकड़े सोफे पर बैठे थे। हशमत खान की बीवी बेगम समीना रो रो कर नडाल हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और बार बार अपनी बेटी को पुकार रही थी, मेरी जर्निश कहाँ है? कोई मेरी बच्ची को ले आओ। हशमत खान, आप खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ करते क्यों नहीं? हशमत खान ने नम आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। उनकी उम्र 55 साल थी और वो इलाके के सबसे बासर जागीरदार थे। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बेबस बाप लग रहे थे। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, मैं क्या करूं समीना? वो जलाल के कब्जे में है और तुम जानती हो जलाल कितना जिद्दी और खतरनाक इंसान है। समीना बेगम ने तड़प कर कहा, मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक है। वो तो फूलों की तरह पली है। 21 साल की है वो। अभी यूनिवर्सिटी जाती है। उसे तो दुनिया की ऊंच नीच का भी नहीं पता। वो इस जालिम की कैद में कैसे रहेगी? हशमत खान ने गहरी सांसते हुए कहा, ये मेरे गुनाहों की सजा है समीना। जलाल ठीक कहता है। 30 साल जलाल अब अपने कबीले का सरदार बन चुका है। उसका रोब और दबदबा पूरे इलाके में है। उसके खानदान में अब सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ जिंदा है। उसकी छोटी बहन नूर की मौत का जिम्मेदार वो मुझे समझता है। समीना बेगम ने रोते हुए कहा, लेकिन जर्निश का क्या कसूर है? वो तो इस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। हशमत खान ने सर झुका लिया। जलाल पत्थर दिल हो चुका है। उसका मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना है। दोनों खानदानों की ये दुश्मनी बरसों पुरानी थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि जलाल इतना खौफनाक मोड़ दे देगा। इतने में एक मुलाजिम डरता हुआ करीब आया और बोला, सरदार जी, पुलिस को खबर कर दे। हशमत खान फौरन खड़े हो गए, गुस्से से बोले, नहीं, खबरदार। जो किसी ने पुलिस का नाम पे लिया, अगर जलाल को पता चला तो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। समीना बेगम ने मायूसी से कहा, कैसा रास्ता हमारे पास है?
अशमत खान ने फैसला कुल लहजे में कहा, मैं खुद जाऊंगा उसके पास। मैं इसको पैरों में गिर जाऊंगा, अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। हवेली की फिजा सोगवार थी। सब जानते थे कि जलाल खान के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। बच्ची और जंडिश वहां किस हाल में होगी, ये सोचकर ही सबके दिल दहल रहे थे। जलाल खान की हवेली के उस वीरान हिस्से में जहां परिंदे भी पर मारते हुए डरते थे, जर्निश कैद थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जर्निश दीवार के साथ लगी घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका वजूद कांप रहा था। खौफ ने उसे इस तरह जगह रखा था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके हाथ अब खोल दिए गए थे, लेकिन वो जानती थी कि इस चार दीवारी के बाहर निकलना नामुमकिन है। अचानक दरवाजे के ताले में चाबी घुमने की आवाज आई। उस आवाज ने जर्निश के दिल की धड़कनें रोक दी। वो फौरन अपनी जगह से उठी और पीछे हटने लगी। दरवाजा खुला और जलाल खान अंदर दाखिल हुआ। उसका कदावर वजूद और चेहरे पर छाई संजीदगी किसी भी कमजोर दिल इंसान को दहशत ज्यादा करने के लिए काफी थी। जर्निश ने हिम्मत मुस्तमल करने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज लर्ज रही थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? देखो, मेरे बाबा बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने मुझे जाने ना दिया तो पुलिस को बुला लेंगे। जलाल के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने एक गहरी और सर्द आह भरी और कदम ब कदम उसकी जाने पड़ा। ताकत? और तुम्हारे बाबा? वो अपनी ताकत उसी दिन खो चुके हैं जब उन्होंने मेरे खानदान पर जुल्म किया था। और रही बात पुलिस की, तो तुम्हारे पापा इस वक्त अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे। वो पुलिस को बुलाने की गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका इंजाम क्या होगा। जनीश की आंखों में बेबसी तैरने लगी। वो मजीद पीछे हुई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। मुझे जाने दो, खुदा के लिए। मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? जलाल की आंखों में अचानक नफरत के शोले भड़क उठे। वो तेजी से आगे बढ़ा और गुस्से में जनीश का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि जनीश की चीख निकल गई। कसूर पूछती हो? कसूर तुम्हारा ये है कि तुम सरदार हशमत खान की बेटी हो। तुम उस शख्स का खून हो जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसने मेरी बहन को मुझसे छीना, जिसने मेरी माँ की आंखों की रोशनी छीन ली। आज मैं उसे उसकी बेटी से दूर करके वही दर्द दूंगा, ताकि उसे एहसास हो कि औलाद के बिछड़ने का गम क्या होता है। जर्नी से उसके लहजे की काट और आंखों में मौजूद वहशत देखकर बुरी तरह सहम गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस मेहरबान बाप के बारे में ये शख्स क्या कह रहा है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं है, वो कातिल नहीं हो सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझे डराना चाहते हो। जलाल ने उसे एक झटके से छोड़ा। जर्निश लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाला। जलाल ने नफरत से कहा, सच और झूठ का फैसला तो वक्त करेगा लड़की, और तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा जालिम है। फिलहाल ये अपने आंसू संभाल कर रखो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत रोना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जलाल उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था, मगर जब उसकी नजर जर्निश के मासूम और भीगे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके दिल में एक अजीब सी खटक हुई। वो चेहरा इतना मासूम था कि उस पर जुल्म करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, मगर जलाल तो इंतकाम की आग में चल रहा था। उसे अपने अंदर उठने वाले रहम के जज्बे को सख्ती से कुचला और बिना कुछ कहे तेजी से कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज ने जर्निश को एक बार फिर तन्हाई के अंधेरों में धकेल दिया। अगली सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन हशमत खान की हवेली पर उदासी और खौफ के बादल मंडला रहे थे। जिस घर में हमेशा रौनक रहती थी, आज वहां कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। ड्राइंग रूम में फिजा इंतहाई बोझल थी। हशमत खान सोफे पर सर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर बरसों की थकन और पछतावा आया था। उनके सामने पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, सरदार साहिब, अब जज्बात से काम ले रहे हैं। अगवा का मामला बहुत नाजुक होता है, हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हमें फौरन जलाल खान की हवेली पर छापा मारना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमने देर की तो वो लड़की को कहीं और मुंतकिल कर सकता है। हसमत खान ने तड़प कर सर उठाया कि आंखों में खौफ वाज़िया था। वो तकरीबन चिल्लाते हुए बोले, नहीं इंस्पेक्टर, हरगिज नहीं। आप जलाल को नहीं जानते। वो एक जख्मी शेर की तरह है। अगर हमने पुलिस को बीच में डाला तो मेरी बेटी को मार देगा। वो बहुत जिद्दी और जुनूनी इंसान है। वो अपने नुकसान की परवाह नहीं करेगा, मगर मेरा घर उजाड़ कर रख देगा। मैं अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। इंस्पेक्टर ने बेबसी से हाथ फैला दिया। तो फिर आप ही बताएं, हम क्या करें?
हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, आखिर कानून भी तो कोई चीज है। हशमत खान अपनी जगह से उठे और बेचैनी से कमरे में टहलने लगे। उनका जमीर उन्हें मलामत कर रहा था। वो जानते थे कि आज उनकी बेटी जिस हाल में है वो उनके अपने माजी के कर्मों का नतीजा है। मुझे खुद इससे मिलना होगा, कि खुद जाऊंगा इसके पास। मैं इसके सामने अपनी अना, अपनी इज्जत, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। कमरे के दरवाजे पर खड़ी बेगम समीना ये सुनकर अंदर आई। वो गम से नढाल लग रही थी। उनका दुपट्टा बेतरतीब था और आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने रोते हुए कहा, आप वहां अकेले जाएंगे? वो दरिंदा सिर्फ इंसान है हशमत साहब, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हशमत खान ने आगे बढ़कर अपनी बीवी के कांधे पर हाथ रखा और भराई हुई आवाज में बोले, समीना, मैं जानता हूँ खतरा है, लेकिन मेरी बच्ची वहां अकेली है। वो बहुत लाडली है। उसने कभी दुख भी नहीं देखा। वो जालिम की कैद में कैसे जी रही होगी। एक बाप होने के नाते मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठ सकता। मुझे जाना होगा, चाहे उसके लिए मुझे जलाल के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े। बेगम समीना ने रोते हुए उनका हाथ थाम लिया। खुदा के लिए मेरी जरनिश को वापस ले आए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने हो। हजरत खान ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फैसला कर लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये मेरा जाती मामला है और मैं इसे अपने तरीके से हल करूंगा। मैं एक बार खुद कोशिश करूंगा, शायद उससे मेरा बुढ़ापे पर रहम आ जाए। हजरत खान ने फैसला कुन लहजे में कहा, अपनी बेटी की खातिर हर जिल्लत बर्दाश्त करने को तैयार है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जरनिश को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाएंगे। कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। जरनिश को यहाँ कैद हुए काफी वक्त गुजर चुका था। भूख और प्यास की शिद्दत से उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर खौफ उसकी भूख पर गालिब था। वो दीवार के साथ सर टिकाए बैठी थी और उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी कि न जाने कब वो जालिम शख्स दोबारा आ जाए और न जाने क्या सलूक करे। अचानक दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। जरनिश सहम कर सुकड़ गई। दरवाजा खुला और जलाल खान अंदर हाथ खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही रवायती सख्ती थी जो जरनिश के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। जलाल ने आगे बढ़कर खाने की ट्रे जोर से मेज पर पटकी, जिसकी आवाज से जरनिश का दिल दहल गया। जलाल ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, उठो और ये खाना खा लो। जरनिश ने एक नजर खाने पर डाली और फिर नफरत से रुख मोड़ लिया। उसने कमजोर मगर साफ आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है। मुझे तुम्हारा दिया हुआ नवाला भी नहीं खाना। मुझे बस मेरे घर जाने दो। जलाल की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से दांत पिसे। देखो लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं यहाँ तुम्हारी खातिर मदारत करने नहीं आया। चुपचाप खा लो, वरना जबरदस्ती मुझे खिलाना आता है और यकीन करो वो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जरनिश की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। उसे रोते हुए कहा, तुम इतने जालिम क्यों हो? तुम इंसान हो या पत्थर? तुम्हें किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता? जलाल हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें तंज और दर्द दोनों शामिल थे। जालिम? तुम मुझे जालिम कह रही हो? जालिम तो तुम्हारा बाप है जरनिश, जिसने मेरी मासूम बहन को मारा, जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली। मैं तो बस उसका कर्ज चुका रहा हूं। जरनिश ने हैरत और दुख से उसकी तरफ देखा। उस इल्जाम को मानने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, मेरे पापा तो चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो किसी को कैसे मार सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस अपने गुनाह छुपाने के लिए उन पर इल्जाम लगा रहे हो। जलाल की आंखों में खून उतर आया। वो झुककर जरनिश के चेहरे को बिल्कुल करीब आया और कराया, सच और झूठ का फैसला तो हो चुका है, बस सजा बाकी है और वो सजा अब तुम्हें और तुम्हारे बाप को भुगतनी है। फिलहाल ये ड्रामा बंद करो और खाना खा लो, और न भूखी रहोगी तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलाल ये कहकर मुड़ा और पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया और जरनिश हसरत से बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप वाकई गुनाहगार है या फिर ये शख्स पागल हो चुका है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। जलाल हवेली के बरामदे में बिछी चारपाई पे बैठी, वो माँ के पास फर्श पर बैठा था। उसका सर माँ की गोद में था और माँ शफकत से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। ये वाहिद जगह थी जहां जलाल खान का गुस्सा और तकब्बुर पिघल जाता था। माँ ने नरक से लहजे में पूछा, जलाल, तू ये क्या कर रहा है पुत्र? क्यों एक मासूम लड़की को सता रहा है? उस बच्ची का क्या कसूर है? जलाल ने माँ के हाथ को थाम कर अपनी आंखों से लगाया और दुख भरे लहजे में कहा, माँ, क्या आप वो रात भूल गई जब हशमत खान के आदमी ने हमारी हवेली पर हमला किया था? चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। हम नहते थे और वो दरिंदे। उसी अफरा तफरी में एक गोली मेरी मासूम नूर के सीने को चीर गई। वो मेरे सामने मेरे बाजुओं में तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। माँ, हशमत ने इक़्तिदार की होश हमारे घर पर चढ़ाई थी और हमारी नूर छीन ली। उसे कैसे छोड़ दूं?
जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे हशमत का वो जालिम चेहरा याद आता है। माँ ने एक लंबी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, गुनाह की सजा गुनाहगार को मिलती है, बेगुनाह को नहीं। हमारे दिन भी यही सिखाता है। वो लड़की तो इस वक्त दुनिया में थी भी नहीं जब ये सब हुआ, तो क्यों अपने हाथों को जुल्म से गंदा कर रहा है? कि ऐसा ना हो कि इंतकाम की आग में तू अपना ही घर चला बैठे। जलाल ने जिद से सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी मगर लहजे में वही सख्ती। वो हशमत की कमजोरी है माँ, और मैं हशमत को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी तड़पे, तो वो भी रोए जैसे हम रोए थे। जब वो अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए तरसेगा, तब उसे एहसास होगा कि औलाद का दुख क्या होता है। माँ ने बेबसी से अपने बेटे को देखा। वो जानती थी कि जलाल के दिल पर लगा जख्म बहुत गहरा है, मगर वो ये भी जानती थी कि जुल्म का जवाब जुल्म से देना कभी सुकून नहीं देता। अल्लाह तुम्हें हदायत दे जलाल। मुझे डर है कि कहीं तेरा ये जिद और गुस्सा तुझे किसी ऐसे मुकाम पर न ले आए जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। याद रखना, मजलूम की बद्दुआ अर्श हिला देती है। जलाल खामोश हो गया। माँ की बातें उसके दिल पर असर तो कर रही थी, मगर इंतकाम का भूत उसके सर पर इस कदर सवार था कि फिलहाल पीछे हटने को वो तैयार नहीं था। वो खामोशी से वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके जहन में माँ के जुमले गूंज रहे थे। अगला दिन चढ़ चुका था। रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। जर्निश ने इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने हिम्मत करके फरार होने का फैसला किया। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की में लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थी। उसने पूरी जान लगाकर उन सलाखों को हिलाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत आजमा रही थी, मगर वो सलाखें अपनी जगह से टस से मस ना हुई। जर्निश की सांस फूल गई, मगर उसने हार नहीं मानी। वो पागलों की तरह सलाखों को खींच रही थी कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, क्या कर रहे हो? जर्निश के हाथ वहीं रुक गए। उसने डरते डरते मुड़कर देखा तो दरवाजे पर जलाल खान खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। जलाल आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और तनबिया भरे लहजे बोला, भागने की कोशिश मत करना लड़की। इस हवेली से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो मौत का रास्ता है। यहाँ परिंदे भी मेरी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकते। तुम क्या चीज हो? जर्निश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर आज उसके अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। शायद ये मायूसी की इंतहा थी जिसने उसे निडर बना दिया था। उसने जलाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे इस कमरे में कैद रख सकते हो, मेरे हाथों में जंजीरें डाल सकते हो, मगर मेरी रूह को कैद नहीं कर सकते। मैं तुमसे नहीं डरती जलाल खान। तुम सिर्फ जिस्मों पर हुक्मरानी कर सकते हो, दिलों पर नहीं। जलाल उसका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसने आज तक सिर्फ लोगों को अपने सामने गिड़गिड़ाते और भीख मांगते देखा था। कि पहला मौका था कि कोई लड़की उसकी आंखों में खौफ की जगह नफरत और बगावत लिए खड़ी थी। जलाल के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। लगता है तुम्हारे बाप में तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी छोड़ दी है। बड़ों से बात करने का सलीका ही नहीं सिखाया ने। जर्निश ने फौरन जवाब दिया, मेरी तरबियत पर उंगली मत उठाओ। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सच का साथ देना और जुल्म के आगे डट जाना सिखाया है। वो एक बहादुर इंसान है, तुम्हारी तरह छुप कर वार नहीं कर सकते। जलाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां मींच ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा। बहादुर? वो बुजदिल इंसान बहादुर है? खैर, अपनी ये बहादुरी संभाल कर रखो, बहुत जल्द तुम्हारे काम आएगी। जब तुम्हारा वो बहादुर बाप मेरे कदमों में पड़ा रो रहा होगा। जलाल ने से एक आखिरी नफरत भरी निगाह से देखा। तंजिया हंसा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जर्निश वहीं खड़ी खिड़की के पास खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। हवेली के बड़े गेट पर शोर शराबा हो रहा था। पहरेदारों ने गाड़ी को रोक रखा था। गाड़ी से सरदार हशमत खान बाहर निकले। उनकी चाल में वो पुराना रूप नहीं था, बल्कि खारे हुए जवारी जैसी कैफियत थी। गेट पर खड़े रहीम बाबा ने अंदर पैगाम भिजवाया। कुछ ही देर में जलाल का हुक्म आया कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। हशमत खान डरते डरते हवेली के सहन में दाखिल हुए। सामने बरामदे में जलाल खान एक कुर्सी पर टांग जमाए बैठा होका पी रहा था। उसके अंदाज में बिला का तकब्बुर था। हशमत खान आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके सामने पहुंचे और खड़े हो गए। उनकी नजरें झुकी हुई थी। जलाल ने हुक्के की नाली एक तरफ रखी और तंजिया अंदाज से बोला, आओ सरदार हशमत खान, मेरे गरीब खाने में खुश आमदीद। सुनाओ कैसे आना हुआ, रास्ता तो नहीं भूल गए? हशमत खान ने लड़ती हुई आवाज में कहा, जलाल, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं एक बाप बनकर आया। मेरी बेटी को छोड़ दो, खुदा का वास्ते उन्हें उसे इन सबसे मामलात से दूर रखो। जलाल अपनी जगह से नहीं उठा, बस वहीं बैठे बैठे बोला, छोड़ दो?
इतनी आसानी से? 30 साल इंतजार किया मैंने इस दिन का। हशमत खान ने जल्दी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, जमीन, जायदाद? बोलो जलाल, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, दौलत दूंगा, बस मेरी जरनिश को वापस कर दो। जलाल ने एक जोरदार कहका लगाया जिससे हवेली की दीवारें गूंज उठी। दौलत? उसने हकारत से हशमत की तरफ देखा। सरदार हशमत खान, क्या तुम्हारी दौलत मेरी बहन को वापस ला सकती है? क्या तुम्हारी नोटों की गड्डियां मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस ला सकती है? नहीं ना जलाल। अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ वो दहाड़ कर बोला, तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिल्लत चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम पूरे गांव के सामने पंचायत के बीच खड़े होकर इतराफ करो कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। मानो अपने गुनाह को। अजमत खान के चेहरे का रंग फक हो गया। वो लड़खड़ा गए। जलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरा खानदान तबाह हो जाएगा। जलाल ने बेरहमी से कहा, तो फिर अपनी बेटी को भूल जाओ। इज्जत प्यारी है या बेटी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अजमत खान ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जलाल, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई और रास्ता बताओ। जलाल ने नफरत से मुंह फेर लिया और गर्ज कर पहरेदारों को आवाज दी, निकाल दो इसे बाहर, जब तक कि अपने गुनाहों का इतराफ नहीं करता। इसे दोबारा यहाँ आने की इजाजत मत देना। पहरेदारों ने हसमत खान को बाजू से पकड़ लिया। हशमत खान चिल्लाते रहे, मिन्नतें करते रहे, मगर जलाल ने मुड़कर भी नहीं देखा। हशमत खान को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया गया और लोहे का बड़ा गेट उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर जलाल खान अपनी मुट्ठियां पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी सर उठा रही थी। जरनिश कमरे में बेजान सी बैठी थी। उसे पता चल चुका था कि उसके बाबा आए थे और जलाल ने उन्हें जलील करके निकाल दिया है। ये खबर उस पर बिजली बनकर गिरी थी। उसके बाद से उसने ना कुछ खाया था और ना ही पिया था। उसकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। अब सिर्फ एक वीरानी बाकी थी। शाम का वक्त था। रहीम बाबा, जो कि बूढ़ा मुलाजिम था, खाने की ट्रे लिए अंदर आया। उसने जरनिश को देखा जो कि जमीन पर पड़ी छत को घूर रही थी। रहीम बाबा ने नरमी से कहा, बेटी कब तक भूखी रहोगी? 2 नवाले खा लो, जिंदगी रही तो सब ठीक हो जाएगा। जरनिश ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल साकित थी। रहीम बाबा ने घबरा कर उसके करीब जाकर कंधा हिलाया। बेटी, जरनिश बेटी। जरनिश का जिस्म एक तरफ टलक गया। वो बेहोश हो चुकी थी। रहीम बाबा के हाथ पांव खुल गए। वो ट्रे वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा और ऊंची आवाज में पुकारने लगा, सरदार जी, गजब हो गया, जल्दी आए सरदार जी। जलाल खान अपने कमरे में मौजूद था। आवाज सुनकर तेजी से बाहर निकला। उसके माथे पर बल थे। क्या हुआ रहीम बाबा, क्यों चीख रहे हो? रहीम बाबा ने हाँफते हुए कहा, वो लड़की सरनिश बीबी, वो बेहोश हो गई है। वो हिलजुल नहीं रही। लगता है उसकी सांस रुक रही है। जलाल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हवाइयां उड़ गई। वो जो कुछ देर पहले तक हशमत खान को बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा था, अचानक घबरा गया। वो भागता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां जरनिश कैद थे। अंदर जाकर उसने देखा कि जरनिश जमीन पर बेसत पड़ी है। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो चुका था। जलाल ने जल्दी से झुककर उसकी नब्ज चेक की। नब्ज बहुत मध्यम थी। जलाल ने फौरन रहीम बाबा को हुक्म दिया, डॉक्टर को बुलाओ भी इसी वक्त। जाओ जल्दी रहीम बाबा। रहीम बाबा भाग खड़े हुए। जलाल ने जरनिश को बाजू में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटाया। वो गुस्से और परेशानी की मिली जुली कैफियत में कमरे में टहलने लगा। वो खुद से बुड़बुड़ाया, तुम मर नहीं सकती जरनिश, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो तुम्हें बहुत तड़पना है। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसे जरनिश का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर चेक किया और एक इंजेक्शन लगाया। जलाल पास ही खड़ा सब देख रहा था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप गले में डालते हुए संजीदगी से कहा, सरदार जी, मरीजा की हालत ठीक नहीं है, इन्हें शदीद जहनी दबाव है और भूख प्यास की वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है। इनके दिल की धड़कन भी गैर मामूली है। अगर इनका ख्याल न रखा गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। जलाल डॉक्टर की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे इस बात में सर हिलाया और डॉक्टर को जाने का इशारा किया। डॉक्टर के जाने के बाद जलाल आहिस्ता से चलता बेड के करीब आया। उसे जरनिश के सर्द चेहरे को देखा। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। अचानक जलाल को जरनिश के चेहरे पर अपनी छोटी बहन नूर की झलक नजर आई। नूर भी मरने से चंद दिन पहले ऐसी ही दिखती थी, कमजोर, लाचार और खामोश। जलाल के दिल पर एक भारी बोझ आन पड़ा। वो जरनिश को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ उसे तड़पाना चाहता था ताकि हशमत खान को तकलीफ हो। लेकिन आज जरनिश की यह हालत देखकर उसे लगा जैसे वो अपनी ही बहन को तकलीफ दे रहा है।
रात का पिछला पहर था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। जर्निश अभी तक नीम बेहोशी की हालत में थी और जलाल उसके सहाराली कुर्सी पर बैठा था। वो कहीं नहीं गया था। जलाल की नजरें जर्निश के मासूम चेहरे पर जमी थी। नींद या बेहोशी के आलम में उसके चेहरे से वो खौफ गायब था। ये जागते हुए जलाल को देखकर तारी होता था। वो बहुत मासूम लग रही थी। जलाल ने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से जर्निश के माथे पर बिखरी हुई एक लट को पीछे किया। उसके दिल में एक अनजानी सी ठेस उठी। वो नफरत करने वाला इंसान आज उस लड़की के लिए फिक्रमंद क्यों था? वो कुछ देर तक उसी उसी तरह देखता रहा, जिसे उसके चेहरे के नकुश अपने जहन में महफूज कर रहा हो। अचानक जर्निश ने हल्की सी जंबिश की और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सामने जलाल को अपने इतना करीब देखकर वो हड़बड़ा गया। वो उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमजोरी की वजह से उठ ना सकी। जलाल फौरन पीछे हट गया और जल्दी से अपने चेहरे पर वही पुरानी सख्ती तारी कर दी, जैसे अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा हो। जर्निश ने बहुत कमजोर और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये रोज रोज की अजियत से तो मौत बेहतर है। मुझे मार दो जलाल खान, खत्म कर दो ये किस्सा। जलाल ने नजरें चुरा ली। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे क्यों नहीं मार रहा? वो उठा और मेज से पानी का गिलास पड़ा। वो गिलास जर्निश के होंठों के करीब लाया और कदरी नरम लहजे में कहा, चुपचाप ये पी लो, बातें मत बना। जर्निश ने मुंह फेरना चाहा, मगर जलाल ने सख्ती किए बगैर स्टार्ट किया, पी लो जर्निश, तुम्हें जिंदा रहना है। जर्निश ने 2 घूंट पानी पिया। वो भी हैरत से जलाल की आंखों में देखा। उससे पूछा, क्यों? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? फिर मुझे बचाया क्यों? जलाल ने खाने का गिलास के मेज पर रखा और जर्निश की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। जर्निश उसकी आंखों में छुपी फिक्र देखकर हैरान रह गई। उसे पहली बार उस पत्थर दिल इंसान के सीने में दिल धड़कता महसूस हुआ। कमरे की फिजा बदल रही थी। नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। जलाल के जाने के बाद भी जर्निश उसी कैफियत में थी, मगर अब वो बिस्तर पर नहीं बल्कि डर के मारे बैठ के कोने में सुकर कर घुटनों में सर्दियां बैठी थी। जलाल का वो जुमला, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस शख्स उसे मारना चाहता है या बचाना। कुछ ही देर गुजरी कि दरवाजा फिर से धड़ाक से खुला। जर्निश कांप उठी और मजीद सिमट गई। जलाल खान वापस आया। इस बार उसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे एहसास हो गया कि जर्निश की जीने की उम्मीद खत्म हो रही है और उसे जिंदा रखने के लिए कोई सहारा देना जरूरी है। जलाल ने बिना कुछ कहे झुककर मोबाइल जर्निश के कान से लगा दिया, वो बात कर लो। जर्निश सहम गई, मगर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसके मुर्दा वजूद में जान डाल दी। हेलो कौन? ये उसके बाबा की आवाज थी। जर्निश का जब्त जो उसने बड़ी मुश्किल से कायम रखा था, पल में टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, बाबा, बाबा मुझे बचा ले, मैं यहाँ मर जाऊंगी। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। दूसरी तरफ हशमत खान की चीख निकल गई, जर्निश मेरी बेटी, तुम कैसी हो? उस जालिम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बेटी हिम्मत मत हारना, मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। जर्निश हिचकियों के दरमियान बोली। उसकी आवाज में बेपनाह डर था। बाबा, यहाँ अंधेरा है, मुझे डर लगता है, आप कब आएंगे? बाप और बेटी की तरफ देखकर जलाल जो पत्थर बना खड़ा था अंदर से हिल गया। उसके जबड़े भीज गए और माथे पर पसीना आ गया। इससे पहले कि वो मजीद पिघलता, उसने गुस्से से झटका देकर फोन खींच लिया और कॉल काट दी। जर्निश ने तड़प कर हाथ बढ़ाया, जैसे कोई डूबता तिनके को पकड़ता है। नहीं प्लीज, मत करो, मुझे बात करने दो। जलाल ने खुद को संभालते हुए सख्ती से कहा, बस बहुत हो गया। ये बात मैंने तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करवाई ताकि तुम जिंदा रह सको। अब चुपचाप लेट जाओ। जलाल तेजी से मुड़ा और तकरीबन भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जिससे वहां मजीद एक लम्हा रुकना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। बाहर बरामदे में रहीम बाबा खड़े थे, जिन्होंने जलाल की हालत देख ली थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, सरदार जी, ये लड़की मासूम है। आज इसकी आवाज सुनकर पत्थर भी रो पड़े। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जलाल ने बेबसी से सतून पर मुक्का मारा। रहीम बाबा, मैं क्या करूं? मैं जब भी उसे रोते हुए देखता हूँ तो मुझे मेरी नूर याद आ जाती है। मैं अगर जब हशमत का ख्याल आता है तो मेरा खून खोलने लगता है। मैं फंस गया हूँ बाबा। एक तरफ इंतकाम है और दूसरी तरफ एक अनजाना बोझ। रहीम बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इंतकाम की आग आपको जला रही है जलाल खान। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सोच ले। जलाल खामोशी से अंधेरे में गायब हो गया, मगर उसके अंदर जंग छिड़ चुकी थी। बेटी की वो सिसकती हुई आवाज सुनने के बाद हशमत खाना पुराना टूटा हुआ बाप नहीं रहा था, बल्कि एक जख्मी शेर बन चुका था। हवेली के सेन में उसके वफादार साथी और पुराने दोस्त जमा हो रहे थे।
असला निकाला जा रहा था। बेगम समीना ये खूनी मंजर देखकर लड़स गई। वो भागती हुई हशमत खान के पास आई, उनका बाजू थाम लिया। ये अब क्या गजब करने जा रहे हैं? खुदा के लिए रुक जाए। जलाल बहुत ताकतवर है। अगर लड़ाई छिड़ गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। और सोचे, अगर उसे गुस्सा आ गया तो जर्निश के साथ क्या करेगा? हशमत खान ने झटके से हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में जुनून और आंसू दोनों थे। मैंने बहुत सब्र कर लिया समीना, मैं इसको पैरों में बिखेर लिया, अपनी इज्जत भी नीलाम कर ली, मगर वो पत्थर नहीं पिघला। आज मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी। वो वहां मौत की दुआएं मांग रही थी। कोई तुम चाहती हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? समीना बेगम ने रोते हुए कहा, मगर ये रास्ता खुदकुशी है। हशमत खान ने बंदूक कंधे पर रखी और गर्ज कर कहा, अब पानी सर से गुजर चुका है। या तो मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा या फिर मेरी लाश वापस आएगी। तैयारी करो दोस्तों, आज रात जलाल खान की हवेली पर हमला होगा। दूसरी तरफ जलाल अपनी हवेली के दफ्तर में सर पकड़े बैठा था कि उसका मुखबर हाँफता हुआ अंदर आया। सरदार जी, बुरी खबर है, हशमत खान हमला करने आ रहा है। उसने अपने आदमियों को जमा कर लिया है। जलाल फौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। वो जज्बात में जो कुछ देर पहले जर्निश के लिए नरम हुए थे, अब दुश्मन के लिए दोबारा सख्त हो गए। हमला? हशमत खान ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। उसने फौरन मुहाफिजों को हुक्म दिया, हिफाजती इंतजाम सख्त कर दो, मोर्चे संभाल लो। आज रात कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये तेज कदमों से वो चलता दरवाजा दोबारा जर्निश के कमरे में गया। जर्निश अभी तक जमीन पर उसी तरह बैठी सिसक रही थी। जलाल ने अंदर आते सख्त लहजे में कहा, उठो और मेरी बात गौर से सुना। जर्निश डर कर सिमट गई। क्या हुआ? जलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बाप ने जंग का रास्ता चुना है और हमला करने आ रहा है। और याद रखना जर्निश, अगर आज रात गोली चली तो जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम्हारे बाबा होंगे। दुआ करो कि वो बाज आ जाए, वरना आज की रात बहुत खून बहेगा। जर्निश का दिल डूबने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बाबा की मोहब्बत आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। रात का दूसरा पहर था और हवेली पर मौत का सा सुनाटा था। जर्निश अपने कमरे में बिस्तर पर घुटनों में सिर दिए बैठी थी, कांप रही थी। जलाल की कही हुई बात, आज की रात बहुत खून बहेगा, उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो दुआएं मांग रही थी कि काश ये रात खैरियत से गुजर जाए। अचानक एक जोरदार धमाके से हवेली की दीवारें लड़स गई। उसके साथ ही गोलियों की तरतराहट से रात का सुकून बर्बाद हो गया। जर्निश के मुंह से एक चीख निकली और वो खौफ के मारे बेड से नीचे उतरकर कोने में दुबक गई। बाहर शोरगुल बढ़ता जा रहा था, नारों और गालियों की आवाजें आ रही थी। हशमत खान ने हमला कर दिया था। बाहर शहर में क्यामत का मंजर था। जलाल खान के आदमी मोर्चे संभाल चुके थे और जवाबी फायरिंग कर रहे थे। जलाल खुद क्लाशम खौफ थामे बरामदे में खड़ा था और गरजदार आवाज में हदायत दे रहा था, खबरदार, कोई भी गेट के अंदर ना आने पाए। जो आगे बढ़े उसे भून डालो। अचानक जलाल की नजर ऊपर जर्निश के कमरे की खिड़की को बढ़ी। बाहर से आने वाली गोलियों का रुख उसी तरफ था। जलाल का दिल दहल गया। उसे फौरन ख्याल आया कि जर्निश कमरे में अकेली और खौफजदा होगी। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और जंग को अपने आदमियों के हवाले करके सीढ़ियों की तरफ आगा। अंदर कमरे में जर्निश कानों पर हाथ रखे रो रही थी। तभी एक गोली सनसनाती हुई आकर खिड़की का शीशा तोड़ती सामने दीवार में पस्त हो गई। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। जर्निश बुरी तरह चीख उठी। उसे लगा आज उसकी मौत यकीनी है। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। जलाल खान तोफाल की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा जर्निश की तरफ रखा। लेट जाओ, जलाल चिल्लाया। इससे पहले कि जर्निश कुछ समझ पाती, जलाल ने उसे बाजू से पकड़ के खींचा और जमीन पर गिरा दिया। उसी लम्हे गोलियों की एक बौछार खिड़की से अंदर आई, एन उसी जगह लगी जहां जर्निश एक लम्हा पहले बैठी थी। जलाल ने जर्निश को अपनी बाहों में छुपा लिया और उसे अपने सीने से लगाकर जमीन पर झुक गया। उसने अपना पूरा वजूद जर्निश के लिए ढाल बना दिया। जर्निश का चेहरा जलाल के सीने में छुपा हुआ था और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बाहर से चलने वाली गोलियों की रोशनी कभी कभी चमक रही थी। जर्निश जलाल के सीने की तेज धड़कनें साफ सुन सकती थी। इस खौफनाक माहौल में जहां हर तरफ मौत नाच रही थी, जर्निश को अचानक एक अजीब से तहफ्फुज़ का एहसास हुआ। वो शख्स जो उसे कैद करने वाला था, आज वही उसकी जिंदगी बचाने के लिए मौत के सामने खड़ा था। गोलियों का शोर कुछ कम हुआ तो जलाल ने जर्निश के सर पर अपना हाथ रखा और भारी सांस लेते हुए बोला, डरो मत जर्निश, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें एक खराश भी नहीं आएगी। मेरी जान जा सकती है मगर तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जर्निश ने आहिस्ता से सर उठाकर जलाल की तरफ देखा। अंधेरे में जलाल की आंखें चमक रही थी, मगर आज उनमें वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो सिर्फ अपनों की हिफाजत के लिए जागता है। जर्निश की जुबान गंग हो गई, कुछ बोल न सकी।
बस उसकी आंखों से आंसू बहकर जलाल की कमीज को भिगोने लगे। ये वो लम्हा था जब नफरत की दीवार में पहली बार मोहब्बत की कोंपल फूटी थी। दोनों के दरमियान एक खामोश जज्बे ने जन्म लिया था, जिसे शायद अभी दोनों ही नाम देने से डर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाहर खामोशी छा गई। लगता था कि हमलावरों को पीछे धकेल दिया गया है। जलाल ने जर्निश को बाजुओं से पकड़कर उठाया और दीवार के साथ बिठा दिया। उसने जल्दी से जर्निश का जायजा लिया। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जलाल के लहजे में छुपी फिक्र अब छुपाए नहीं छुप रही थी। जर्निश ने नफी में सर लाया। जलाल ने गहरी सांस ली। उसने जर्निश को एक आखिरी नजर देखा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया ताकि बाहर के हालात संभाल सके। लेकिन जाते जाते वो अपना दिल वहीं जर्निश के कदमों में छोड़ गया था। हमला रुक चुका था, मगर जलाल खान का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो तेज कदमों से चलता दोबारा जर्निश के कमरे में दाखिल हुआ। जर्निश अभी तक वहीं बैठी कांप रही थी जहां जलाल उसे छोड़कर गया था। जलाल ने हाथी जर्निश का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए खड़ा किया। उठो, मेरे साथ चलो। जर्निश ने मजाहमत की और रोते हुए पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। जलाल जलाल ने उसकी एक ना सुनी और उसे घसीटता हुआ हवेली के बड़े हाल में ले आया। वहां का मंजर देख के जर्निश के पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने एक मौलवी साहब बैठे थे और पास ही दो गवाह मौजूद थे। जर्निश ने चीख कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। ये सब क्या है? तुम क्या करने वाले हो? जलाल ने जोर से उसे झंझोड़ा और दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने आज मेरे घर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था ना, तो अब मैं तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लूंगा। अब तुम मेरी कैदी नहीं, मेरी बीवी बनोगी। जर्निश ने तड़प कर कहा, नहीं हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे निकाह नहीं करूंगी। जबरदस्ती का निकाह हराम होता है। जलाल खान जलाल खान ने तंजिया हंसी हंसी। खुदा का खौफ उस वक्त कहा था जब मेरा घर उजाड़ा था। ये निकाह होकर रहेगा। ये तुम्हारे बाप के लिए सबसे बड़ी शिकस्त होगी। उसकी बेटी उसके सबसे बड़े दुश्मन के घर में रहेगी। जर्निश ने मौलवी साहब की तरफ देखकर हाथ छोड़े। मौलवी साहब, खुदारा मुझे बचा ले, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। मौलवी साहब ने जलाल के डर से सर झुका लिया। जलाल ने इशारा किया, शुरू करें। जर्निश रोती रही मगर निकाह के बोल पड़े जाने लगे। जब दस्तखत की बारी आई तो जर्निश ने कलम पकड़ने से ही इनकार कर दिया। जलाल ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती निकाह नामे पर उसकी अंगूठी का निशान लगा दिया। मौलवी साहब के जाने के बाद जलाल जर्निश के पास झुका। मुबारक हो, अब तुम जर्निश जलाल खान हो। जर्निश सदमे से वहीं गिरने लगी तो जलाल ने उसे बाजू से थाम लिया। यहीं गिरने का इरादा है? चलो अपने कमरे में। जर्निश में चलने की हिम्मत नहीं थी। वो बुत बनी खड़ी रही। जलाल ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और तकरीबन घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया। जर्निश रोती रही, मजाहमत करती रही, मगर जलाल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जलाल उसे ऊपर लाया और अपने कमरे में लाकर छोड़ दिया। आज से ये तुम्हारा कमरा है। ये कहकर जलाल कमरे से निकला और दरवाजा जोर से बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। जर्निश दरवाजे से लग कर फिसलती गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। अगली सुबह जब जर्निश की आंख खुली तो वो वहीं कलीन पर पड़ी थी। रात भर रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसे इधर उधर देखा। ये जलाल का कमरा था। यह हकीकत अब उसे कबूल करनी थी। दरवाजा खुला और जलाल खान अंदर दाखिल हुआ। वो बिल्कुल तैयार था। चेहरे पर वही संजीदगी थी। उसने जर्निश को जमीन पर बैठे देखा तो हुक्म दिया, उठो, फ्रेश हो जाओ और नीचे जाकर नाश्ता बनाओ। जर्निश ने नफरत से सर उठाकर उसे देखा। मैं क्यों बना? मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। जलाल ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुलाजमा नहीं, बीवी हो तुम इस घर की, और बीवी का फर्ज होता है घर संभालना। मेरी माँ इंतजार कर रही है, जाओ उनकी खिदमत करो। जर्निश अपनी जगह से खड़ी हो गई और दांत पीसते हुए बोली, मैं इस निकाह को नहीं मानती कि जबरदस्ती का रिश्ता है। मेरे नजदीक तुम आज भी सिर्फ एक अगवाकार और जालिम इंसान हो। जलाल कदम बढ़ाकर उसके सामने और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मानो या ना मानो, दुनिया मानती है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा बाप अब जान चुका होगा कि तुम मेरी हो चुकी हो। अब तुम इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए तभी खुलेंगे जब तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकलेगा। जर्निश का दिल चाह के चीखे, खुद को खत्म कर डाले। उसने बेबसी से उधर दे देखा। जलाल ने उसके इरादे भांप लिए। से सख्त लहजे में तनबिया की, कोई उल्टी सीधी हरकत करने का सोचना भी मत। अगर तुमने अपनी जान को नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का वो हाल करूंगा कि वो मौत की दुआएं मांगेंगे। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो हकीकत को कबूल कर लो और चुपचाप नीचे जाओ। अपने वालिदैन का नाम सुनकर जर्निश ठटक गई। वो जानती थी कि जलाल कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी मुट्ठियां बींच ली, आंसुओं का घूंट पड़ा और सर झुका लिया। वो समझ गई थी कि अब बगावत का नतीजा उसकी वालिदैन भुगतेंगे।
वो खामोशी से जलाल के पास से गुजरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जलाल उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे अपनी फतह का एहसास तो था, मगर दिल में कहीं ना कहीं जर्निश की ये बेबसी उसे बेचैन कर रही थी। अगली सुबह हशमत खान की हवेली में कहरान मचा हुआ था। वो भी पिछली रात की नाकामी के गम से नढाल थे। उन्हें अपने मुखबर के जरिए एक रूह फरसा खबर मिली। मुखबर ने सर झुकाते हुए बताया कि जलाल खान ने रातों रात जर्निश से जबरदस्ती निकाह कर लिया। ये खबर हशमत खान के लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। उनके दिमाग की नसें फटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सीने पर हाथ रख के कुर्सी से लुढ़क गए। सलिश, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई। बस यही अल्फाज उनके मुंह से निकले और जमीन पर गिर गए। बेगम समीना की चीखों ने से हवेली गूंज उठी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ जलाल की हवेली के डाइनिंग रूम में सन्नाटा था। जलाल खान कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि जब ये जर्निश मेज के दूसरे किनारे पर बुत बनी खड़ी थी। उसके सामने रखी प्लेट में खाना वैसे ही पड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर शदीद कर्ब था। वो जलाल की तरफ देख भी ले रही थी। जलाल ने उसे खाने का हुक्म दिया, मगर जर्निश ने नवाला तोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपनी खामोशी से एहतजाज कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। जलाल ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके आदमी ने अस्पताल से खबर दी। जलाल ने खामोशी से फोन सुना और आहिस्ता से रख दिया। उसके चेहरे पर जो फतह का इत्मीनान होना चाहिए था वो गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी संजीदगी निडेरी। जलाल ने गहरी नजरों से जर्निश को देखा, जो कि अभी तक सर झुकाए बैठी थी। जर्निश, जलाल ने पुकारा। जर्निश ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। जलाल ने स्पार्ट लहजे में कहा, तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ा है और अस्पताल में है। हालत काफी खराब बताई जा रही है। ये सुनते ही जर्निश को जैसे करंट लगा। वो झटके से सर उठाकर जलाल को देखने लगी। क्या? मेरे बाबा? उसकी आंखों से फौरन आंसू जारी हो गए। वो अपनी कुर्सी से उठी और दीवाना वार जलाल की तरफ बढ़ी। उस वक्त वो भूल गई कि ये वही शख्स है जिससे वो नफरत करती है। इस वक्त वो सिर्फ एक बेटी थी। वो रोते हुए जलाल के कदमों में बैठ गई। जलाल, खुदा के लिए मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। वो मर जाएंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे देखे बगैर जान नहीं दे सकते। मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। जलाल उसे यूं टूटता देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका पत्थर दिल, जो बरसों से किसी के लिए नहीं पिघला था, आज एक बेटी की तड़प देखकर लड़ गया। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो नूर के लिए ऐसे ही तड़पती थी। जलाल ने झुककर उसे बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। कोस्ता करो, वो नहीं मरेंगे। वो बहुत सख्त जान है, लेकिन अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है। जर्निश ने हिचकियों के दरमियान कहा, मुझे मुझे हर शर्त मंजूर है, मुझे ले चलो। जलाल ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा और तनबिया की, तुम वहां मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ ही वापस आओगी। वहां रुकने की जिद नहीं करोगी। अगर तुमने वहां कोई तमाशा किया या वापस आने से इनकार किया तो याद रखना, मैं तुम्हें उसी वक्त वापस जबरदस्ती ले आऊंगा। और फिर जिंदगी भर तुम्हारे बाप की शक्ल भी नहीं देखा होगा। जर्निश ने फौरन बात में सर हिलाया। मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। जलाल ने उसके सर पर हाथ रखा। ये पहला लफ्ज था जिसमें कैद करने वाले की सख्ती नहीं, बल्कि एक मुहाफिज की तसल्ली थी। तैयार हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हशमत खान बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बहुत कमजोर लग रहे थे। बेगम समीना पास बैठी रो रही थी। दरवाजा खुला और जर्निश रोती हुई अंदर दाखिल हुई। बाबा, हसरत खान ने बेटी की आवाज सुनकर आहिस्ता से आंखें खोली। जर्निश ने भागकर उनके सीने से उलझ गई और पूट पूट कर रोने लगी। बाबा उठे, देखिए मैं आ गई, आपकी जर्निश आ गई। हशमत खान ने कांपते हुए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। बाप और बेटी का ये मिलाप इतना दर्दनाक था कि कमरे में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। बेगम समीना ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को थाम कर रोती रही। तभी हशमत खान की नजर दरवाजे पर खड़े जलाल खान पर पड़ी। जलाल सिर झुकाए खामोश खड़ा था। हशमत खान ने जर्निश को खुद से अलग किया और कमजोर इशारे से जलाल को करीब बुलाया। जलाल आहिस्ते कदमों से चलता बिस्तर के करीब आया। आज उसकी चाल में वो सरदारी अक्कड़ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नदामत थी। हशमत खान ने बहुत मुश्किल से अपना मास्क हटाया और टूटती हुई आवाज में बोले, जलाल खान, तुम जीत गए। तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जलाल ने नजरें झुका ली। उसे अपनी फतह में शिकस्त का एहसास हो रहा था। सरदार साहब, मैं हशमत खान ने उसकी बात काट दी और अपना कांपता हाथ जलाल की तरफ बढ़ाया। आज मैं तुमसे अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि एक बाप बनकर तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। जर्निश बेकसूर है। हमारी गुनाहों की सजा उसे मत देना। ये अब तुम्हारे घर की इज्जत है, तुम्हारी नामोस है।
उसका ख्याल रखना। जलाल ने पहली बार अपने सबसे बड़े दुश्मन की आंख में बेबसी देखी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने हशमत खान का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो कभी एक दूसरे पर बंदूक ताने थे, आज एक दूसरे को थाम रहे थे। जलाल ने मजबूत और पुरयकीन लहजे में कहा, आप फिक्र न करें सरदार साहब, जर्निश अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। इस पर कभी आँच नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, एक पठान का वादा। जर्निश ने हैरत से सर उठाकर जलाल को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जालिम शख्स है जिसने इसे अगवा किया था। और जलाल की आंखों में इंतकाम की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह एक जिम्मेदार मर्द खड़ा था। हशमत खान ने सुकून का सांस लिया और आंखें बंद कर ली। उन्हें शायद यकीन हो गया था कि उनकी बेटी अब महफूज हाथों में है। जलाल से वापसी का सफर बहुत खामोश था। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। जर्निश ने सर खिड़की से टेक लगा रखा था और बाहर अंधेरे में डूबते दरख्तों को देख रही थी। उसके आंसू थम चुके थे मगर दिल बोझल था। काफी देर की खामोशी के बाद जर्निश ने बगैर मुड़े सवाल किया, तुमने मेरे पापा से झूठ बोला या सच? जलाल ड्राइविंग कर रहा था। उससे चौंक कर रियर व्यू मिरर में जर्निश की तरफ देखा। क्या मतलब? जर्निश ने नमाकों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। क्या सिर्फ एक मरते हुए इंसान को तसल्ली देने के लिए था? क्योंकि हमारी बुनियाद तो नफरत पर रखी गई है ना। जलाल ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और संजीदगी से बोला, मैंने कहा ना मैं पठान हूँ और पठान अपनी जुबान से नहीं फिरता। हाँ, मैंने नफरत में ये रिश्ता जोड़ा था मगर अब तुम मेरी बीवी हो और ये एक अटल हकीकत है। मैं अपने वादे का पास रखूंगा। जर्निश ने तल्खी से कहा, मगर जिस रिश्ते में इज्जत और मोहब्बत ना हो वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है जलाल खान। जलाल ने एक गहरी सांस ली, बहुत धीमे लहजे में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूँ। इज्जत तो आ जाएगी जर्निश, क्योंकि अब तुम मेरी इज्जत हो। रही बात मोहब्बत की, तो नफरत को मोहब्बत में बदलने में वक्त लगता है मगर ये नामुमकिन नहीं है। जर्निश खामोश हो गई। उसे जलाल के लहजे में वो पुरानी दरिंदगी और सख्ती महसूस नहीं हुई। शायद अस्पताल में उसके बाबा की हालत ने या शायद उसकी अपनी बेबसी ने जलाल के दिल में कुछ बदल दिया था। उसे महसूस हुआ कि गाड़ी का ये सफर सिर्फ घर की तरफ नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की तरफ जा रहा है, जहां शायद नफरत के सहरा में भी मोहब्बत का फूल खिल सकता है। गाड़ी हवेली के बड़े फाटक से अंदर दाखिल हुई कि वही जहाँ थी जहाँ कुछ अर्सा पहले जर्निश को एक कैदी बनाकर लाया गया था, जहाँ की दीवारों ने उसकी सिसकियां सुनी थी। गाड़ी रुकते ही जर्निश का दिल दहल गया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। जलाल ने गाड़ी बंद की और जर्निश की तरफ देखा। उसकी घबराहट समझ रहा था। उसने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, डरो मत जर्निश, ये दीवारें वही हैं मगर तुम्हारा मुकाम बदल चुका है। तब तुम दुश्मन की बेटी थी, अब तुम जलाल खान की इज्जत हो। जलाल नीचे उतार जर्निश के लिए दरवाजा खोला। जर्निश लड़ते कदमों के साथ बाहर निकली। सामने बरामदे में जलाल की बूढ़ी माँ लाठी के सहारे खड़ी थी। उनके साथ रहीम बाबा मौजूद थे। जलाल जर्निश को साथ लिए माँ के पास गया। माँ ने बेटे के चेहरे पर थकन मगर सुकून देखा तो समझ गई। जलाल ने माँ के सामने सर झुकाया और कहा, माँ, मैं अपना इंतकाम वहीं अस्पताल में छोड़ आया हूँ। मैंने हशमत खान को माफ कर दिया और ये जर्निश है, ये आपकी बहू है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर जर्निश का माथा चूमा। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने ज्यादती की है मगर उसके दिल में नूर का जख्म था जिसने उसे अंधा कर दिया था। अब तुम आ गई हो तो शायद इस घर की वीरानी खत्म हो जाए। जर्निश ने खामोशी से माँ के हाथ थाम लिया। उसकी नजरें रहीम बाबा पर पड़ी जो कि नम आंखों से मुस्कुरा रहे थे। जर्निश ने हिम्मत करके जलाल की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, और नूर का इंसाफ क्या आप भूल गए? जलाल ने गहरी सांस से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नूर का इंसाफ ये नहीं था कि मैं एक और नूर जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं। मुझे देर से समझ आया कि खून के धब्बे खून से नहीं धुलते। अब इस घर में कोई कैदी नहीं रहेगा। जर्निश अब यहाँ सिर्फ रिश्ते रहेंगे। जलाल ने रहीम बाबा को आवाज दी, रहीम बाबा, हवेली के दरवाजे खोल दो। आज से यहाँ खौफ का पहरा नहीं होगा और सबको बता दो कि बीबी साहिबा की इज्जत मेरी इज्जत है। जर्निश ने उस शख्स को देखा जो कल तक एक दरिंदा था मगर आज अपनी गलतियों का बोझ उठाए तलाफी करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन गुजर चुके थे। हवेली की फिजा में तनाव कम हो रहा था मगर खत्म नहीं हुआ था। जर्निश ने खुद को घरेलू कामों में मसरूफ कर लिया, शायद इसलिए कि वो माजी को भूलना चाहती थी। शाम का वक्त था। जलाल खान छत की मंडीर पर बाजू रखे खड़ा था और दूर अफक को देख रहा था। जर्निश चाय लेकर ऊपर आई। कदमों की आहट पाकर जलाल मुड़ा। उसे जर्निश को दिखा तो फौरन सीधा हो गया। जलाल ने आगे बढ़कर उसके हाथ से कप लिया। तुम तकलीफ ना किया करो, मैं नीचे आ जाता। जर्निश ने नजरें झुकाकर कहा, कोई बात नहीं,
आप परेशान लग रहे थे तो मैं चाय ले आई। दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी छा गई। सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ थी। जलाल ने चाय का घूंट भरा और फिर जर्निश की तरफ मुड़ा। उसका लहजा इंतहाई संजीदा और दर्द भरा था। जर्निश, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के साथ जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। मैंने तुम्हारी मासूमियत छीन ली, तुम्हें खौफ के साए में रखा। जर्निश खामोश रही, वो सिर्फ उसे सुनते रही। जलाल ने बात जारी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब भूल जाओ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दो, एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का। मैं वो आंसू तो वापस नहीं ला सकता जो मेरी वजह से गिरे, मगर मैं ये वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हारी आंख में कोई आंसू मेरी वजह से नहीं आएगा। जर्निश ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी। जर्निश ने तल्खी और हकीकत पसंदी के मिले जुले लहजे में कहा, खान साहब, एतमाद शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर दरारें रह जाती हैं। मैंने निकाह कबूल किया और मैं इसे निभाऊंगी भी, मगर दिल से डर निकलने में और इज्जत बहाल होने में वक्त लगेगा। जलाल ने इस बात में सर हिलाया। मैं जानता हूँ, मैं इंतजार करूंगा जर्निश, चाहे सारी जिंदगी इंतजार करना पड़े। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ही मेरे लिए काफी है। जर्निश के चेहरे के तासुरात कुछ नरम हुए। उसने महसूस किया कि जलाल अब वो हाकिम नहीं रहा जो हुक्म चलाता था, बल्कि वो एक ऐसा साथी बनने की कोशिश कर रहा है जो उसकी रजा का मुंतजिर है। जर्निश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चाय ठंडी हो रही है। ये छोटा सा जुमला, मगर उसमें जलाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। उसे मुस्कुराकर चाय का कप प्रभु से लगा लिया। आसमान पर सितारे निकल रहे थे, अंधेरा छत रहा था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नया और घुटन सफर शुरू हुआ था। एक दूसरे को समझने का, माफ करने का और साथ निभाने का। और शायद यही जिंदगी थी।